हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे साथ अच्छे होंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर जो व्याकरण है हिंदी का क्लास 10th से संबंधित, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं रस। ठीक है, पहले पढ़ाते हैं रस। अब रस जो है आपके दो ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। आपके सिलेबस में जो रस है वो है हास्य रस। अब यहाँ पर हास्य रस होता क्या है बेटा? जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, देखिए, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से मन में हास नामक जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां हास्यरस होता है। होता है, यानी किसी की या हम बोल रहे हैं किसी की वेशभूषा, रूप, रंग या बोली को सुनकर, देखकर, या कोई नाटक है या कोई मूवी है, इन चीजों को अगर देख करके अगर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो जाए तो वहां क्या होता है? हास्य रस कहला होता है। अब देखिए इसका भाव जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। जैसे यहां पर कहते हैं शीश पर गंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजन पर भुजंगा। भुजन पर भुजंगा, यानी शीश पर गंगा हंसे, भुजन पर भुजंगा, और हासई को दंगा भयो। हासई को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी ये क्या है बेटा, कहाँ का है ये? यानी जब शिव जी अपनी शादी करने के लिए गए हैं तो वहां सखियां हैं गौरा जी की, तो वो देख करके डर जाते हैं और हंसते हैं, तो वहां का है ये। तो ये हो गया हमारे पास हास्य रस। अब दूसरा है करुण रस। करुण रस, अब इसमें क्या होता है बेटा? शोक होता है। करुण जहां रोना पीटना हो, या किसी कोई चीज हमारे पास खो गई हो, या हमारे पास कोई प्रिय व्यक्ति चला गया हो, तो वहां पर करुण रस होता है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन ये चीज जो आपके पेपर में आएगी बेटा, वो परिभाषा और एग्जाम्पल में नहीं आएगी। यहाँ पर स्थायी भाव पूछ लिया जाए इसका, या ये एग्जाम्पल के तौर पर कोई पंक्ति दे दी जाए, उसमें रस पूछ लिया जाए, और इसके रस के भाग पूछ लिए जाए। तो रस के भाग तीन भाग होते हैं बेटा, भाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है, जैसे हमने ये परिभाषा लिखाई है वैसे ही इसको हम बोल रहे हैं। जैसे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। देखिए, जब विभाव, अनुभाव
तथा संचारी भाव भाव से मन में विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग संचारी भाव के संयोग रह गया बेटा, संयोग से मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां करुण रस होता है। दूसरी परिभाषा के तौर पे हम कह सकते हैं बेटा, जहां कोई प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट या खोने का डर होता है, वहां पर हमारे करुण रस होता है। तो देखिए, जैसे मण खोए भुजंगसी जननी मण खोए भुजंगसी जननी फनसा पटक रही थी शीश, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको आज बनाकर मुझको न्याय किया, यहां पर आएगा न्याय किया तुमने जगदीश। ये है बेटा यहां पर करुण रस का, यानी मणि खोए भुजंगसी जननी फनसा पटक रही थी शीश। तो यहाँ पर भी एक प्रिय वस्तु है उसकी मणि, उसको खोने से वो दुखी है, तो यहाँ पर दुख प्रकट हो रहा है उसके मन में। तो हमने क्या लिखा है, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से सुख, यानी दुख क्या होता है, सुख होता है। जहां रोना पीटना जैसे भाव निकल के आए तो वहां पर करुण रस होता है। ये है आपके सिलेबस में। अब इसके बाद में आता है बेटा छंद। छंद में क्या होता है, तो इसे हटा देते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गए होंगे ये। पहले अलंकार ले लेते हैं बेटा आपके लिए, ठीक है। अलंकार, अब आपके सिलेबस में 3 अलंकार दे रखे हैं, एक उपमा दे रखा है, एक रूपक दे रखा है, एक उत्प्रेक्षा दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हम काव्य पढ़ते हैं, काव्य में बेटा हमारे पास अनुप्रास अलंकार भी आपको देखने के लिए मिलेगा और वहां पर उपमा भी मिलेगा, तो यमक भी है, यमक लेकिन बहुत कम है, सबसे ज्यादा अनुप्रास मिलता है। तो पहले अनुप्रास ही देख लीजिए, क्योंकि काव्य की जब व्याख्या करोगे वहां पर पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, पंक्ति में दिया होगा तो वहां पर अलंकार पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं हम अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है बेटा, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो वहां पर कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है।
अब हमने क्या लिखा, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। यानी आपको हमने दिया, देखो इसमें चवण आया, इसमें चवण आया, इसमें चवण आया, यानी 3 बार चवण आ गया है। तो अब इसमें क्या है कि चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। तो बेटा इसमें क्या है, जो हमने क्या बोला, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ जहां पर एक ही वर्ण अगर आ रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब इसमें भी क्या दे रखा होगा, ऐसे करके कोई पंक्ति दे रखी होगी आपको पूछने के लिए, तो पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है। लेकिन ये आपके सिलेबस में जो भौगोलिक प्रश्न आते हैं 20, उसमें नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ के पंक्तियों में, जब आपको व्याख्या करनी होगी, शास्त्रम काव्य की संदर्भ से व्याख्या कराता है वहां पर। अब देखिए इसके बाद में आता है उपमा। उपमा अलंकार। अब उपमा नाम से ही पता चल रहा होगा कि उपमा क्या है, तुलना करना। तो देखिए जहां समान रूप रंग, यहां लिखेंगे जहां समान समान गुण धर्म रूप रंग के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती हो, है वहां उपमा अलंकार होता है। अलंकार होता है। अब हमने क्या लिखा, समान गुण धर्म रूप रंग के आधार पर अगर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है तो वहां कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। अब देखिए जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है इसके लिए बेटा, पीपल पात, पीपल पात सरिस मन डोला। यानी पीपल पात सरिस मन डोला। अब यहां पर देखिए पीपल पात, इन पीपल के पत्ते की, सरिस मन डोला यानी मन, मन की तुलना की गई है। यानी जिस प्रकार से पीपल का पत्ता बिना हवा के हिलता डुलता रहता है, इसी प्रकार से हमारा जो मन है बिना बात के चलायमान रहता है। तो अब यहां पर कोई हवा ना हो फिर भी पत्ता खनक रहा है, अब यहां पर मन बिना बात के ही हमारे पास डोल रहा है। तो इसीलिए यहां पर हमने लिखा समान गुण धर्म के आधार पर जो एक वस्तु तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। अब देखिए ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति बेटा आपके एमसीक्यू में भी पूछी जाएगी, वहां मिल सकती है आपको कि इसमें कौन सा अलंकार है, वो कौन सा अलंकार है। तो आपको सीधा सीधा लगा देना है कि इसमें उपमा अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार
होता है। ये है हमारे पास बेटा रूपक अलंकार। अब इसमें जैसे करके एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे चरण कमल बंदौ हरे राई, यानी चरण कमल बंदौ हरे राई। अब इसमें क्या है कि सूरदास जी जो है, कवि हमारे सूरदास, वो श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो उनके पैर हैं वो क्या है, कमल। तो चरण कमल बंदौ हर राई, यानी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। तो यहाँ पर क्या काम किया गया है कि बेटा जो चरण है उनको क्या मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है। अब इसके बाद में एक और रह गया बेटा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? अब देखिए यहां पर तो आरोप हो, और यहां पर क्या होता है, संभावना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अब जैसे कि लिए एग्जाम्पल देंगे, तो देखिए सोहत ओढ़े पीत पटो पीत पटो। श्याम सलोने घाट, श्याम सलोने घाट। मनो नीलमणि शैल पर मनो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात, पर प्रभात। पर प्रभात। अब देखिए यहां पर जो शब्द आया, क्या आया, मनो। देखो जहां जन, मन, ठीक है, ऐसे शब्द अगर प्रयोग हो रहे हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये आपको ध्यान देना है कि कहीं पर भी शब्द में जन, मनु, मनो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके बाद में हम चलते हैं अपने, रस हो गए, अलंकार हो गए, अब समास। अब समास में जो है हमारे पास सबसे पहले अव्ययी भाव समास लेते हैं।
अब अव्ययीभाव समास जो है, तो इसके प्रारंभ में क्या होता है बेटा, अगर अव्ययीभाव समास अगर हम देखेंगे तो इसके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। ठीक, देखो यहां लिखेंगे, या लिखते हैं जिस पद के पूर्व, पद नहीं बेटा शब्द आएगा, जिस शब्द के पूर्व में उपसर्ग जुड़ा हो तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। समास होता है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखिए अब उपसर्ग क्या होंगे, आ हो सकता है, आ अन हो सकता है, और यथा आदि, आ अन यथा आदि ऐसे शब्द इसमें जुड़े होंगे आपको। अब देखिए, अब इसके लिए एग्जांपल दे देते हैं हम, जैसे समास है कोई, जैसे यथाशक्त, यथाशक्त हो गया, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन ले लो इसके लिए। ठीक है, अब इसके लिए जो है आजन्म हो जाएगा, आजन्म हो गया, एक भरपेट हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएंगे हमारे पास, अव्ययीभाव समास में आ जाएंगे। अब दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा, अब इसमें क्या होता है कि समास का विग्रह करने पर, का की के, यहां लिखो, जब समास का विग्रह करने पर का की के लिए मैं पर आदि शब्द आते हैं, तो वहां कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे जैसे हम ले लें विद्यालय, अब इसका विद्यालय का संविच्छेद करेंगे तो देखिए, विद्या के लिए आल है, इसको क्या लिखेंगे हम, विद्या के लिए आल है। अच्छा शब्द है, ये पेपर में आता है, विद्या के लिए आल है। देखो यहां क्या था, विद्यालय, तो विद्याधन आल है, तो विद्या के लिए क्या हो गया, आलय हो गया। अब यहां पर ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं गंगाजल, तो इसको क्या लिखेंगे, गंगा का जल, ये क्या हो गया हमारे पास, गंगा का जल। अब ले लेते हैं हम दूसरा शब्द लेते हैं, ऋण मुक्त,
अब देखिए ऋण मुक्त के लिए क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अब देखिए हमने क्या लिखा था यहां पर, का, की, के लिए, में, पर, एक यहाँ शब्द ले लो, से रह गया है ये, क्योंकि ये कारक चिन्ह है। यानी सीधी सी बात है कि जिस शब्द का समास विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास के बाद में कौन सा आता है बेटा, हमारे पास कर्मधारय आ जाता है, कर्म धारय समास। अब कर्मधारय जो समास होता है इसकी क्या पहचान होती है, जो अब देखिए इसमें क्या होगा, जब पूर्व पद दूसरे पद की विशेषता बताए तो वहां कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होगा, कर्मधारय। जैसे नील कमल, यानी इसमें क्या होगा, नीला है कमल। दूसरा ले लेते हैं महाकवि, यानी महान है कवि, महान कवि, महान है कवि। अब इसी प्रकार से हम ले लेते हैं काली मिर्च, काली मिर्च। अब मिर्च कैसी है, काली है, काली है मिर्च। ये आगे बेटा आपको कर्मधारय समास। अब इसके बाद में रह जाता है एक द्वंद्व समास रह जाता है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व से संबंधी पता चल रहा है बेटा, ये झगड़ा, द्वंद्व में से होता है झगड़ा। तो जहां दोनों पद प्रधान हो इन बराबर के, जहां दोनों पद प्रधान हों। अब जब दोनों पद प्रधान होंगे तो इनके शब्दों के बीच में क्या लगा हुआ, योजक चिन्ह, अर्थात दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हो तो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे अब देखिए यहां पर जो द्वंद्व समास होता है तो इनके बीच में जब हम समास लिखते हैं तो वहां और लगा कर लिखते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता, दाल रोटी, दाल रोटी हो गई, भाई बहन हो गए, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, ठीक।
तो इस प्रकार से जो शब्द आएंगे तो इनके बीच में ये क्या होगा, योजक चिन्ह ये लगे हुए हैं, ऐसे करके ये होंगे, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अब दो ही रह गया है। समास। अब देखिए द्विगु समास में क्या होता है बेटा, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें क्या होगा, पूर्व पद, जहां पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वहां द्विगु समास होता है। अब द्विगु समास में संख्यावाचक के लिए जैसे हमने कह दिया पंचवटी शब्द आ गया, पंचवटी। अब पंचवटी में क्या होगा, 5 वटों का समाहार, यानी 5 वृक्षों का समाहार हो जाएगा इसमें। अब जैसे हम कहते हैं दूसरे शब्द के लिए कहते हैं त्रिभुज। अब देखिए यहां पर तो था पंचवटी में 5 जुड़ा हुआ है, यहां त्रिभुज में 3 लगा हुआ है, त्र का संबंध है 3, यानी 3 भुजाओं का समाहार। त्रिभुज का संबंध है 3 भुजाओं का समाहार। अब हम कई बार ले लेते हैं नवग्रह। अब नवग्रह में क्या हो गया, नव आ गया, नव का संबंध है 9, यानी 9 ग्रहों का समूह। तो इस प्रकार से जो शब्द आते हैं ये कौन से में आते हैं, द्विगु समास में आते हैं। अब आते हैं हम बहुब्रीहि में। तो बहुब्रीहि समास जो हो गया, अब देखिए जहां हमने अभी क्या बताया था कि जहां देवी देवताओं के नाम हो, जब इसमें या जहां देवी देवताओं के नाम आए और दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर, दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करें, तो वहां कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। समास होता है। अब जैसे हम कहते हैं लंबोदर, लंबोदर यानी इसका संबंध क्या होता है, लंबा है उदर, अर्थात से बना के दिखाते हैं, लंबा है उदर, अर्थात कौन, गणेश। ठीक, अब हम ले लेते हैं दशानन। दशानन में क्या है, 10 हैं आनन, 10 हैं आनन। अब 10 आनन है अर्थात कौन, रावण, रावण हो गया। अब हम लेते हैं यहां पर नीलकंठ। देखिए ये अपवाद में आता है बेटा, नीलकंठ। अब इसमें क्या हो जाता है, नीला है कंठ, नीला है कंठ। अब अर्थात करके यहां लिखेंगे। अब नीलाकंठ किसका है, शंकर यानी शिव। ठीक है, क्योंकि उन्होंने विष पिया तो उनका कंठ कैसा है, नीला। अब देखिए ये जो हमारे पास है नीला है कंठ, इसने
क्या किया है, विशेषता भी बताई है यहाँ पर, बताई है कि नहीं बताई। तो कर्मधारय समास जो होता है वहां विशेषता बताता, पूर्व पद विशेषता बताता है दूसरे पद की, तो ये बेटा अपवाद में आ जाता है। लेकिन आपको अगर नीलकंठ आ रहा है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये बहुब्री में लेके चलना है, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे पास 6 समास, 6 समास हमारे पास क्लियर हो गए। अब इसके बाद में बचता क्या है हमारे पास, छंद रह गया। छंद में तुम्हारे पास रोला है और सोरठा है, दो ही है, ठीक। तो रोला और सोरठा अब इनको हम कराते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। और बेटा अगर वीडियो समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।